हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। एसकेसी विद्याकुल आपको लेकर आया है कि 16 फरवरी से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं बच्चे बहुत परेशान होंगे, तो इसलिए हमने क्या किया कि जो आपके मैथ में जो चैप्टर है उनमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में आने वाला है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। आप ये इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि आपके बोर्ड के लिए बहुत अच्छा है। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में चैप्टर नंबर 3 से हम शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर जैसा कि पहला आपने कई बार पढ़ा होगा, इसलिए हम पहले उसे नहीं बताकर चैप्टर नंबर 3 से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में बता रहे हैं। ठीक, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम उसी को ही बताने का प्रयास करेंगे और ठीक आप इसे जरूर देख लीजिएगा। ठीक, चलिए। दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है, रैखिक समीकरण युग्म क्या है, पहले ये समझ लो। रैखिक समीकरण का मतलब है जिस समीकरण में केवल घातांक एक हो या घात एक हो। जैसे मान लेते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक, तो ये आपका क्या है ax, तो x आपका क्या है, इस पर घात कितना 1 है, y पर कितना 1 है, इसलिए ये क्या कहलाया, एक जो है दो चर वाले रैखिक। इसके जैसा एक और बना देते हैं तो आपका हो जाएगा, जैसे मान लेते हैं ax a1 x प्लस b1 y प्लस c2 बराबर 0। ये दोनों क्या है, सेम टू सेम है, रैखिक समीकरण है क्योंकि इनके घात कितने हैं, एक एक है। तो ये आपका बन गया दो चर वाले रैखिक समीकरण युग, मतलब दो समीकरणों का जोड़ा, दो समीकरण का जोड़ा ही क्या कहलाएगा, दो रैखिक समीकरणों का जोड़ा ही रैखिक समीकरण युग्म कहलाता है। तो हमने यहाँ आपको बता दिया। फिर आगे बढ़ते हैं कि आपके सिलेबस में है क्या वो हम बता रहे हैं। प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि जैसे पहले आप पढ़ेंगे, पहला प्रश्न है प्रश्नावली जो है 3.1 में कह रहा है कि इसमें आपको समीकरण बनाना है, बीजगणितीय रूप बनाना है। ठीक, और वो बीजगणितीय रूप बनाकर मतलब समीकरण निकाल करके उसे आप ग्राफी विधि से हल करना। तो कैसे हल करेंगे देखिए। तो आपका प्रश्नावली 3.1 है, प्रश्नावली 3.1 है। देखिए, पहला प्रश्न है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है। 3.1 में हम बता दें कि पहला क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो आप इस मैं बता रहा हूं इसे और इसे आप लोग भी लगा लीजिएगा। तो कह रहा है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति में बीजगणितीय रूप एवं ग्राफी विधि से हल कीजिए, ये बताया है। तो जैसे मान लेते हैं कि आफताब एक जो है कोई व्यक्ति है, आफताब की एक पुत्री है। ठीक, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि मैं तुमसे 7 वर्ष पहले मैं तुमसे क्या था, 7 गुनी था, सॉरी 7 गुनी था। ठीक, इसके बाद 3 वर्ष बाद जो है मैं तुमसे 3 गुनी का रह जाऊंगा। तो यहां पर करना क्या है, सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले आप क्या मानोगे, आफताब की वर्तमान आयु मान लेते हैं कितना, x वर्ष है, x वर्ष है। ठीक, और आफताब की पुत्री की आयु कितना हो जाएगा, आफताब की पुत्री की आयु वर्तमान आयु, पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष, कितना y वर्ष। ये आपको पता चल गया प्रेजेंट टाइम, मतलब अभी जो जैसे हमारा और आपका अभी कितना वर्तमान आयु है, अभी कितना है वर्ष, तो वो चीज यहाँ पर इन दोनों का भी सेम वही है। आफताब की वर्तमान आयु मान लिया x वर्ष और पुत्री की वर्तमान आयु मान लिया y वर्ष। कह रहा 7 वर्ष पहले, कितना 7 वर्ष पहले। तो 7 वर्ष पहले आप क्या करेंगे, इन दोनों के आयु में से, इन दोनों की उम्र में से हम क्या करेंगे, 7 वर्ष घटा देंगे
मतलब जैसे हमारा उम्र क्या है, जैसे ये आपका उम्र मान लेते हैं 15 साल है, आपका 6-10 में है। अब 15 साल है तो 7 वर्ष पहले जाएंगे तो 15 में से 7 घटा देंगे। उसी तरह इसमें क्या है, x वर्ष है प्रेजेंट टाइम, इसमें से 7 घटा देंगे, क्या होगा, आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की वर्तमान आयु, मतलब 7 वर्ष पहले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 7 वर्ष। उसी तरह आफ्ताब की पुत्री की आयु जो है, पुत्री की आयु y माइनस 7। अब कह रहा है कि प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या है, आफ्ताब की आयु उसकी पुत्री से 7 गुना है, 7 वर्ष पहले की बात है, तो यहां लिखना x माइनस 7, ठीक, बराबर कितना गुना है, 7 गुना है, तो यहाँ 7 ब्रैकेट में y माइनस 7, ये आपका निकला है। हल कर देंगे, x माइनस 7 बराबर 7 का अंदर y 7y माइनस 7 सत्ते 49, 7y इस बगल कर लो, x माइनस 7y, पक्षांतर करेंगे माइनस 7 उस बगल ले जाएंगे तो माइनस 49 माइनस 7 उस बगल जाएगा प्लस 7, तो हो जाएगा आपका, घट जाएगा कितना, 49 में से 7 गया 42, माइनस 42 आया, x माइनस 7y, तो यह आपका समीकरण बनकर तैयार हो गया। x माइनस 7y माइनस 42 इस बगल आएंगे प्लस 42 बराबर 0, ये आपका समीकरण नंबर 1 है। अब कह रहा है 3 वर्ष बाद कितना होगा, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद बहुत ही सरल है, यहां समझिए। 3 वर्ष बाद क्या है, वर्तमान आयु से लेंगे, कितना था, x और y वर्ष था, तो 3 वर्ष बाद जो है आफ्ताब की आयु आप बनेगा, यहाँ पर आफ्ताब की आयु x प्लस 3 और पुत्री की आयु कितना बनेगा, पुत्री की आयु बनेगा y प्लस 3। तो कह रहे हैं कि उस समय जब 3 वर्ष बाद बीतता है, प्रेजेंट टाइम वर्तमान समय से 3 वर्ष बाद बीतता है, तो उन दोनों की आयु कितना बढ़कर हो जाए, x प्लस 3 y प्लस 3 हो जाती है। तो कह रहा है कि आफ्ताब की आयु उस समय जो है उसकी पुत्री से कितना, 3 गुना होता है। यहाँ लिखना x प्लस 3, प्रश्नानुसार लिख देना, x प्लस 3 बराबर 3 गुणा करना y प्लस 3, तो ये जो है उसकी पुत्री की आयु में क्या करना, गुणा कर देना, तो x प्लस 3 बराबर 3 अंदर जाएगा 3y, 3 त्रिका 9, x 3y इस बगल लेकर आएंगे तो माइनस 3y प्लस 3 उस बगल लेकर जाएंगे 9 माइनस 3, तो घट कर कितना, x माइनस 3y बराबर कितना, 6, ठीक। इस तरह से आपका यहाँ पर अगर ना दिखाई दे तो ऊपर लिख दे रहा है, इधर कितना है, x माइनस 3y बराबर 9 में से 3 गया 6, आ जाएगा इसका x माइनस 3y बराबर 6, पक्षांतर कर लें, x माइनस 3y इधर आएगा तो माइनस 6 बराबर 0, समीकरण नंबर 2 आपका इस तरह जो है समीकरण निकल आया। अब कह रहे हैं ग्राफ हल करना है, तो ग्राफ कैसे हल करेंगे, ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो ग्राफी विधि से हम समझा दे रहे हैं, एक सवाल हम बताएंगे और बाकी सवाल आप लगा लीजिएगा, ठीक। क्या देखिए यहाँ पर समीकरण को हम रहने दे रहे हैं, बाकी सब मिटा दे रहे हैं। तो आपका बीजगणितीय रूप निकल आया है, आफ्ताब का समीकरण निकला है कितना, x माइनस 7y प्लस 42, ये है पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण निकल कर आया है x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। इस तरह से बीजगणितीय रूप निकल आया है, ठीक बच्चों। जब बीजगणितीय रूप निकल आया तो कह रहा है कि ग्राफी विधि से हल कीजिए। ग्राफी विधि आप ध्यान से समझिएगा, हम पूरा कंप्लीट रूप से बता दे रहे हैं एक ही बार में। तो ग्राफी विधि यहां लिख लीजिएगा, ग्राफी विधि से, ग्राफी विधि से होता क्या है, देखिए हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में क्या करते हैं, x का मान और y का मान निकालते हैं बारी बारी से। यहाँ देखिए समीकरण नंबर 1 से निकालेंगे, तो समीकरण नंबर 1 से हम क्या करते हैं, x माइनस
7y प्लस 42 बराबर 0। इसे या तो y का मान या तो x का मान जो है एक तरफ करके निकाल लीजिए। कैसे निकलेगा देखिए आप, तो x माइनस 7y है, एक तरफ पश्चांतर कर लीजिए। तो हम क्या करेंगे, माइनस 7y को यहीं पर रहने दे रहे हैं, माइनस 7y प्लस 42 को उस बगल ले जाएंगे और x को उस बगल ले जाएंगे, तो कितना हो जाएगा आपका माइनस 42 माइनस x। ठीक, तो इस तरह से हो गया। तो यहाँ सीधा सीधा हल करेंगे, y बराबर कर लेंगे कितना, माइनस 42 माइनस x बटे जो है माइनस 7। और माइनस को कॉमन कर लो यहाँ, तो माइनस कॉमन करेंगे तो 42 प्लस x बटे पूरे के साथ माइनस माइनस कट गया y, तो y बराबर आपका आ गया 42 प्लस x बटे 7। इस तरह से उसी तरह समीकरण नंबर 2 से हम निकाल लेंगे। समीकरण नंबर 2 से क्या निकलेगा, तो एक प्रकार समझ लीजिए प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकाल लेते हैं, मतलब एक का मान है, या तो y का या तो x का निकाल लीजिए। इसके बाद रियल तो वैल्यू नहीं निकलेगा, यहाँ बस आपको समझना है प्रतिस्थापन विधि का प्रकार ही लग रहा है एक प्रकार से। ठीक, तो समीकरण नंबर 2 से हम क्या करते हैं, इसका निकाल लेते हैं, x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ पर माइनस 3y रहने दीजिए, बराबर माइनस 6 उस बगल जाएगा प्लस में, तो 6 प्लस माइनस प्लस है इस बगल, तो माइनस x हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 6 माइनस x बटे माइनस 3। इस तरह से आया। तो आपका क्या है, दोनों में हम क्या करेंगे, एक इस तरह जो है आप साड़ी बना लीजिएगा। साड़ी में आप यहाँ लिखना, एक में जो है x और एक में y। तो आपको 2 से 3 वैल्यू निकालना है, कितना, 2 से 3 वैल्यू निकलना है। यहाँ पर इसका भी बना लीजिए। x और y, तो देखिए कैसे निकलता है। हम जो है x का मान अपने मन से कुछ भी, चाहे धनात्मक हो पूर्णांक हो या फिर ऋणात्मक पूर्णांक है, आप यहाँ अपने मन से रखेंगे। x का मान यदि 0 रखते हैं, कितना रखते हैं, x का मान 0 रखें, तो 0 रखें यहाँ पर। तो जब यहाँ पर 0 रखेंगे तो 42 प्लस 0 तो कितना आएगा, 42 बटे 7, 7 छंग 42 कट जाएगा, y का मान कितना आएगा 6। इसी तरह फिर अगला कुछ अपने ही मन से जो समझ में आ रहा है, जो अंक आपको सरल पड़े छोटा से छोटा, वही अंक आप रख दीजिए। अब ये मत सोचिए कि सर किताब में कुछ और दिया है, हम अपने मन से क्या लगाएं, आंसर आपका वही आएगा, ग्राफ वही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप अपने मन से जितना सरलतम अंक हो सके उतना ही सरलतम आप यहाँ पर रखें संख्या, और x और y का मान। यदि अपने मन से x का मान 0 रख लो तो y का मान जो आएगा आप यहाँ लिख देना। x का मान यदि हम कितना रखें, यहाँ पर 7 रखते हैं, तो 42 प्लस 7 होता है कितना, 42 प्लस 7 कितना हो जाएगा 49। तो 49 में 7 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 7, तो 7 7 दोनों का आ जाएगा। ठीक, मतलब यहाँ x का मान 7 रखे तो यहाँ पर 7 हो गया x का मान। ठीक, अब 42 प्लस 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 49 आएगा, 49 में 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। फिर क्या करते हैं, x का मान यदि यहाँ पर हम कितना रख दें, 6 रख दें, कितना 6 रखते हैं, तो 42 6 कितना हो जाएगा, या फिर 6 रखेंगे तो 6 तो या 48 हो जाएगा, कटेगा नहीं तो बटे में जाएगा, तो दिक्कत होगा नहीं, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि मुश्किल है, मतलब कठिन पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ और लेते हैं सरल तरीके से। तो x का मान यदि यहाँ पर हम ले लें अपने मन से, -6 कर लें या -7 कर लें, -7 करेंगे तो यहाँ पर जो है 42 में से 7 चला जाएगा तो कितना आएगा, तो 42 में से 7 घटा देंगे तो आ जाएगा 35, कितना 35। तो हम माइनस में लेते हैं, माइनस कितना 7 घटा देते हैं तो आ जाएगा हमारा कितना 5। ठीक, तो यहाँ एक बार जो है हम -7 में लेते हैं, एक बार जो है 7 में लेते हैं। तो ये आपका जो है निकल आया। आप 2 तक ही ले सकते हैं तब भी आपका काम बन जाएगा, या 3 तक ले सकते हैं। ठीक, इसमें चलो देखते हैं x का मान कितना रखें। अगर हम यहाँ x का मान 0 रखते हैं तो आ जाएगा कितना, 0 रखेंगे तो 6 में से 0 गए तो यहाँ कटेगा, तो 3 दूना 6 -2 आएगा। और यदि यहाँ x का मान कितना रखें, 6 रखें, 6 में से 6 गए 0 आएगा, 0 में से भाग देंगे तो कितना, x का मान यदि यहाँ पर 6 रखें तो 0 यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ x का मान कितना रखें, 3 रखें तो 6 में से 3 गए कितना हो जाएगा 3 आएगा, और 3 बटे 3 होगा तो माइनस कितना आ जाएगा
1 आएगा। ये आपका निकल गया। तो इस तरह से आप यहाँ निकाल सकते हैं, एक कॉलम और बना सकते हैं या अलग से। क्या निकलेगा देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा x कामा वाई लिख दीजिए, x कामा वाई जोड़ा बना दीजिए, निर्देशांक बिंदु जैसे निकलता है सेम वैसे ही। तो 0 कामा 6 इसे लिख दीजिए, 7 कामा 7 इसे, -7 कामा 5 इसे लिख दीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पर भी अलग से लिख लीजिए, कितना हो जाएगा, x कामा वाई हो गया ये बिंदु, और ये आपका 0 कामा -2, ये 6 कामा आपका बन गया 0, और 3 कामा -1। ठीक है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आगे बढ़े। ठीक, तो ये आपका निकल आया। तो अब आपको जरूरत है ये, अब ये आपको समझ में आ गया होगा, हम इसे मिटा दे रहे हैं। ठीक, तो ग्राफ बनाकर अब दिखाते हैं। ठीक, आपको मान निकालने आ गया होगा समझ में, अगर नया आया तो फिर से आप जो है वीडियो बैक करके देख सकते हैं कहां से निकला है, कैसे निकला है। तो अब ग्राफ बनाने की बारी है। अब ग्राफ में होता क्या है, एक एक्स अक्ष होता है, एक वाई अक्ष होता है। तो ये आपका एक्स अक्ष है, पहला वाला जो बिंदु है वो एक्स अक्ष पर रहेगा, और जो बाद वाला बिंदु है वो आपका क्या है, ये आपका पहला बिंदु एक्स अक्ष पर और दूसरा बिंदु आपका वाई अक्ष पर, पहला बिंदु एक्स अक्ष पर, दूसरा बिंदु वाई अक्ष पर, इस तरह सब का रहेगा। तो ग्राफ में देखिए हम छोटे में बना रहे हैं ग्राफ। ठीक, यहाँ आपका ये है, मान लिया ये ग्राफ है छोटा सा, समझिएगा आप लोग। ठीक, तो ये एक्स अक्ष है, क्या है एक्स अक्ष, और ये आपका वाई अक्ष है। तो एक्स अक्ष एक्स डैश इधर हो गया, वाई अक्ष वाई डैश इधर हो गया। ठीक, तो होता क्या है देखिए, 0 कामा 6, ठीक, कितना है, लगभग 7 तक गया है, -7 और +7 तक गया है। तो हम लेते हैं, तो 7 तक पूरा रेख खींचते हैं, ये आपका +0 आ जाएगा, यहाँ पर 0, तो यहाँ 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8। ठीक, तो 7 तक ही है, 8 तक नहीं है। फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, इधर हो जाएगा, इधर माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इस साइड भी माइनस में हो जाएगा आपका, -1 -2, ठीक, -3 -4 -5 -6 -7। ये है। अब चलिए मिलाइए, पहला क्या है, x कामा वाई, 0 कामा 6, 0 कामा, पहला 0 लेंगे, ये x पर है, तो हमारा x पर इधर, तो यहाँ पर पहला ये 0 हो गया, 6 किस पर है, y पर है, तो यहाँ पर जा रहा है, तो ये हमारा रेखा यहाँ पर काट रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 0 कामा 6। तो इस बिंदु को हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे गोला कर देंगे, हल्का सा भर देंगे। ठीक, 7 कामा 7 देखिए, इधर आपका क्या 7 यहाँ पर है और ये 7 है, दोनों ले जाइए सीधा जो है मिला दीजिए इधर, ऐसे डाट डाट करते हुए, और ये वाला 7 जो है मिला दीजिए, जहां पर काटे, जहां प्रतिच्छेदित करे, वहीं पर ये आपका बिंदु मिल जाएगा। ये हो गया आपका कितना, 7 कामा 7। ठीक, फिर इसके बाद आपका आता है कौन सा, -7 कामा 5, -7 कामा 5, -7 कहाँ पर है, तो एक्स अक्ष पर है, इस साइड आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे। ठीक, और वाई अक्ष पर क्या है, +5 है, तो ये सीधा ऐसे ले जाएंगे सीधा यहाँ पर, और ये 5 वाला इधर लेकर आएंगे। ठीक, यहाँ पर, ठीक है, आप देख रहे हैं ये जहां जहां मिल रहा है आप वहां वहां क्या करेंगे, कितना, -7 कामा 5, ये वाला काम खत्म। अब इसकी बारी आती है 0 कामा -2, 0 कामा -2, 0 यहीं पर रहेगा, -2 जो है वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पर -2, तो नीचे की तरफ यहाँ पर है, ये कितना, 0 कामा -2 हो गया। फिर इसके बाद 6 कामा 0, 6 इस पर है, तो 6 इस पर है, तो 6 कामा 0, 6 कामा 0, वाई अक्ष पर 0, तो यहाँ से 6 कामा 0 ये हो गया। ठीक, यहीं पर रहेगा। फिर 3 कामा -1, 3 यहाँ पर है, -1 आपका वाई अक्ष पर, इधर इस साइड पीछे की साइड यहाँ आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 कामा -1। अब आपको क्या है, मिलाना है। तो देखिए प्रतिच्छेदित करना चाहिए बिंदु को, पहला आपका 0 कामा 6 था, 7 कामा 7,
तो 0,6 आप ढूंढिए, ये है यहाँ ये वाला, ठीक। 0,6, 7,7 जो है मिलाइए, 7,7 ये है आपका, ठीक। देखिए 0,6 ये है आपका, तो ठीक, 0,6 और 7,7, तो यहाँ देखिए, और -7, ये रेखा अगर हम सीधा खींचे, ये रेखा मिलाते हुए ऐसे जा रही है, ठीक। तो यहाँ से अगर आप स्केल से माध्यम से खींचेंगे तो ये रेखा ऐसे सीधा जो है ऐसे खींचते हुए जाएगी, ऐसे खींचते हुए जाएगी, ठीक, सीधा। तो आगे क्रॉस करते हुए जाएगी, इधर इस साइड आएगी, ठीक। ये जो है, अब यदि आप जो है ग्राफ पर बनाएंगे तो अच्छे से बनेगा और पूरी तरह से क्लीन बनेगा। और ये बोर्ड है, इस पर सीधा लाइन नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो है थोड़ा सा ठीक बनाना पड़ता है। तो ये आपका सीधा लाइन इस तरह, तो ये रेखा जो है और आगे आएगी, सीधा इस तरह और आगे आएगी, तो बढ़ती रहेगी। और इस साइड का रेखा देखिए, तो ये वाला जो है देखो यहाँ पर है 0,-2, ये रेखा खींचेंगे, ठीक। तो ये रेखा आपका है, देखिए यहां से यदि हम ले जाएं, ये रेखा सीधा खींचे तो ये वाला, और ये फिर जो है यहाँ पर, यहाँ थोड़ी सी गलती हुई है, ये मिलाना चाहिए हमको, यहाँ मिल गया वहाँ, ठीक। तो 0 का यहाँ पर है ये, और ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये तीनों मिलाना है। तो सीधा ऐसे ले जाएंगे, ये वाला तीनों बिंदु मिलाते हुए, तो ये पीछे की साइड सीधा जाएगा और ये इस तरह जाए, तो कहीं न कहीं ये क्या है, प्रतिच्छेदित करने का काम कर रहे हैं। तो मतलब ये एक आपका ग्राफिकल बनकर तैयार हो गया, ठीक। आपको बोर्ड में ऐसे ही बनाना है, समझ में आ रहा है। तो ये आपका पहला हो गया है। इसके बाद 3.1 में यही आपका इंपॉर्टेंट था, पहला क्वेश्चन। इसके बाद आपका दूसरा भी आप लोग लगा लीजिएगा, तीसरा भी। और तीसरा आपका इंपॉर्टेंट बनता है, इसमें 2 केजी सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था, ठीक। आपका तीसरा है, 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्ति, सेम ऐसे ही है दोस्तों, इसी तरह है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। आप लगा लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं जो कह रहा हूं, जो बता रहा हूं, आप मेरी बात मानिएगा, ठीक। इसके बाद आता है अगला प्रश्नावली। प्रश्नावली है 3.2। 3.2 से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रतिच्छेद और संपाती और समांतर रेखा है, प्रतिच्छेद, संपाती और समांतर रेखा है, ठीक। तो ये हम हटा देते हैं बेटा, आपको हम बढ़िया से प्रतिच्छेद क्या है और संपाती रेखा क्या है और फिर समांतर रेखा क्या है, ये हम समझा दे रहे हैं, ठीक। इसे बढ़िया से, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है। और मेरी बात मानिए, इस बार जो है 20 क्वेश्चन जो है आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, जो आपको जो है केवल ऑप्शनल आएगा, ठीक। तो 4 आपके पास, जैसे बहुविकल्पी जिसे कहते हैं हिंदी में, तो आपका बहुविकल्पी आएगा 20 क्वेश्चन, और इसमें कहा नहीं जा सकता 20 क्वेश्चन में से, इसलिए हम बता दे रहे हैं कि अपने मन से जितना भी छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बहुविकल्पी, उसे आप जरूर हल कीजिएगा, ठीक। क्योंकि 20 नंबर आपका 70 में से 20 नंबर यही हो जाएगा, ठीक। अब जब 20 नंबर है तो आपका बचेगा 50 नंबर। 50 नंबर में से कहाँ से ये पूछेगा, ये तो ठीक है, लेकिन 20 नंबर में से यदि आपका गलत होता है तो दोबारा आपको मिलने वाला नहीं है, ठीक। इसलिए आप 20 नंबर वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर तैयार कीजिएगा, इससे आपका नंबर बढ़ेगा। तो देखिए समांतर रेखाएं क्या है, जैसे 2 समीकरण है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ठीक। फिर दूसरा दे दिया, या फिर a1 मान लेते हैं, b1 मान लेते हैं और c1, और दूसरा मान लेते हैं a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0। इस तरह से आपका ये है। होता क्या है कि हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 ये है, समीकरण नंबर 2 ये है, 2 आपका रैखिक युग्म समीकरण दिया रहेगा। अब पूछ रहा है कि समांतर कैसे होगा और संपाती कैसे होगा। जैसे पहला है प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद क्या करते, यदि इसमें से 2 पद, अगर समीकरण नंबर 1 से दोनों पद का हम विभाजन करें, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2,
यदि ये दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, ठीक, तो आपका प्रतिच्छेद बिंदु नहीं होगा। यदि दोनों पक्ष इज नॉट इक्वल टू बराबर, दोनों बराबर न आए, यदि दोनों समीकरणों में से दोनों का जो है गुणांक, x का गुणांक a1, y का गुणांक b1 और c1, दूसरे समीकरण का गुणांक x कितना हो जाएगा a2, y का कितना b2 और c2 है, दोनों में यदि भाग दें तो हमारा a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 होता है। यदि दोनों में पहला पद दूसरे पद के बराबर न आए तो उसे हम प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं या प्रतिच्छेद रेखाएं कहते हैं। दूसरा आपका आता है समपाती रेखाएं। क्या कहते हैं? समपाती रेखाएं। तो समपाती रेखाएं क्या होते हैं, यहां समझिए। समपाती रेखाएं ये है कि यदि तीनों में यदि हम क्या दोनों में भाग दें तो आपका a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, यदि तीनों आपस में बराबर आ जाएं तो हम कहेंगे समपाती रेखाएं हैं। समपाती रेखाओं का मतलब होता है कि एक रेखा दूसरे रेखा पर चलकर चलती है, मतलब एक रेखा जैसे जा रही है उसी तरह से में दूसरी रेखाएं उसी का अनुसरण करते हुए चलती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? समपाती रेखाएं। तीसरा है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या होती हैं, समझिए। समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो पहली रेखा के साथ साथ दूसरी रेखा चले तो उसे हम समांतर रेखाएं कहते हैं। जैसे हम इसमें क्या कह सकते हैं, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2, बट यहाँ इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। कहने मतलब एक रेखा दूसरे रेखा के क्या है, बराबर चले, उस समांतर रेखाएं कहते हैं। मतलब जैसे पहली रेखा जा रही तो उसी के थ्रू जो है दूसरी रेखा जाए तो लेकिन बट तीसरी रेखा के बराबर या समांतर न जाए, उसे हम समांतर रेखाएं कहते हैं। a1 बाई a2 बराबर होगा b1 बाई b2 के, लेकिन जो है c1 बाई c2 के बराबर ना हो, वह हमारी क्या है, समांतर रेखाएं कहती हैं। यदि इसमें से दो का वैल्यू बराबर और तीसरे के बराबर ना दे तो आप समझ जाना समांतर रेखाएं। अच्छा, संगत असंगत क्या है ये भी बता दें, यही लगे। संगत और असंगत। संगत असंगत, तो संगत किसे कहते हैं, असंगत। देखिए समपाती रेखाओं में जो तीनों बराबर है ये आपका संगत बनेगा। क्या बनेगा? संगत बनेगा। और ये समांतर रेखाओं में दो बराबर है और तीसरे के बराबर नहीं है, ये आपका क्या है, असंगत बनेगा। ये आपका मतलब जिसमें तीनों बराबर हो, तीनों साथ साथ चल रहे हैं, वो आपका संगत। और जो जिसमें से एक भी बराबर ना हो या एक बराबर है दूसरा नहीं बराबर है, उसे हम असंगत कहेंगे। प्रतिच्छेद में ये चीजें लागू नहीं होता, क्योंकि प्रतिच्छेद का मतलब एक रेखा दूसरे रेखा को काट रही है, तो वो न तो संगत है न तो असंगत है, इसलिए जो है आपका प्रतिच्छेद संगत असंगत नहीं हो सकता। ठीक, इस तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं कि 3.2 में आपका क्या कह रहा है कि समीकरण युग्म बनाइए। समीकरण युग्म है प्रश्नावली 3.2 में हम प्रश्न पढ़कर कौन कौन सा इंपॉर्टेंट हम बता दे रहे हैं। आपका जो पहले का दूसरा है, पहले का दूसरा मतलब 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लेना दोस्तों कि माना जो है पेंसिल का मूल्य x रुपए है और कलम का मूल्य y रुपए है। तो आप समझिए, तो हम जैसे दुकान पर गए, दुकान पर जैसे जाएंगे तो हमने क्या किया, 5 पेंसिल लिया 7 कलम दिया, 5 पेंसिल लिए 7 कलम लिए और दोनों को मिलाकर हमने 50 रुपए दुकानदार को दे दिया। ठीक, अब दोनों जो है दे दिए 50 रुपए, दोनों का दाम मिलाकर, तो कितना हो गया आपका, 5 पेंसिल 7 कलम था और दोनों का दाम मिलाकर हमने 50 रुपए दिया। लेकिन दुकानदार ने ये नहीं बताया कि आपका एक पेंसिल या एक कलम इतने रुपए का हो रहा है। तो हमने जो है पता करने का कोशिश किया है, तो हमें मिला क्या, हम मान लेते हैं एक कलम जो है कितना, एक पेंसिल मान लेते हैं, एक पेंसिल आपका हो जाएगा, मान लिया वो x रुपए है और एक कलम जो है कितना, y रुपए है। तो इस तरह जो है आपका क्या बनता है, कह रहा है कि टोटल मिलाकर 50 रुपए है। तो हमने कितना कलम लिए थे, ये पेंसिल कितना लिए थे, 5, तो कितना हो जाएगा, 5 और x में गुणा करें तो 5x हो जाएगा। टोटल मूल्य कितना, 5x मूल्य, और कितना कलम लिए थे, 7, तो 7 तो y हो जाएगा, 7 तो y मूल्य। ठीक,
इसका दाम हो जाएगा दोनों को मिलाकर कितना 5x प्लस 7y बराबर कितना रुपए 50। ये आपका समीकरण नंबर 1 बनकर तैयार हो गया। इस तरह आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरह सेम आगे कह रहा है 7 पेंसिल तथा 5 कलम। अब पलट दिया बात को, कह रहा है कि 7 पेंसिल, तो 7 पेंसिल लिए गए, तो 7 पेंसिल लिया तो कितना माने थे x रुपए माने थे ना, तो 7x हो जाएगा प्लस आगे कह रहा है कि 5 कलम लिए तो 5y हो जाएगा बराबर कितना टोटल रुपया लगा 46 रुपया लगा। कितना समीकरण नंबर 2 ये बनकर आपका तैयार हो गया। ठीक, इस तरह से आपका ये समीकरण नंबर 1 और 2 को हल कीजिएगा, आपका निकल कर आएगा या x और y का मान। ठीक, समीकरण नंबर 1 और 2 को आप आसान है, प्रतिस्थापन विधि लगा लेना, x का वैल्यू निकालकर समीकरण नंबर 2 में रख देना। समीकरण नंबर 2 से आपका जो है y का मान निकल आएगा और y का मान समीकरण नंबर 1 या 2 में रखकर आप निकाल सकते हैं। ठीक, इसी तरह जो है पूछ रहा है कि प्रश्न नंबर 2 कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं अथवा समपाती हैं। हमने इसके बारे में अभी बताया। ये तीनों ये समीकरण है, दो आपका दो समीकरण दिया है, दोनों को तुलना करके आप निकालिए और इसमें जो है बट्टे करके आप 3 रखिए। जैसे एक मैं बता दे रहा हूं क्या है, देखिए यहां देखिए समीकरण दिया है आपका दूसरे का प्रश्नावली 3.2 का कौन सा है दूसरा, तो दूसरे का पहला बता दे रहे हैं 5x, दूसरे का पहला 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। इस तरह से आपका दूसरा समीकरण है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। ये आपका है। यहाँ देखिए अब ये पता करना है कि प्रतिच्छेद है या समांतर है या समपाती रेखा है। हम क्या करेंगे समीकरण नंबर जो ये 1 और 2 है ना, इसे जो मान है इसी से हम तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे। a1 का मान निकलेगा, b1 का मान निकलेगा, c1 का। a1 का मान कितना है 5 है। पहले हम लिख लेंगे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसी में मान रखो सीधा। तो a1 का मान कितना है यहाँ पर 5 है, a2 का मान कितना है 7 है बराबर b1 का मान माइनस सहित लेना, चिन्ह सहित लेना है। यदि प्लस में है तो प्लस में लेना, माइनस में तो माइनस में। तो b1 का मान कितना -4 बटे b2 का मान कितना है 6 बराबर c1 का मान कितना 8 बटे c2 का मान कितना है -9। अब इसे हल करते हैं। अब क्या ये तीनों आपस में बराबर है? ये तो कटेगा नहीं, 5/7 ऐसे ही रहेगा बराबर 2 से कटेगा 2 दूनी 4 बटे 2 तिहाई 6, ये नहीं कटेगा 8/9। अतः तीनों आपस में बराबर नहीं है। क्या है? तीनों आपस में बराबर नहीं है। अतः ये क्या है? अद्वितीय हल है। कहने का मतलब प्रतिच्छेद है। क्या है? प्रतिच्छेद रेखाएं हैं। क्या है? प्रतिच्छेद रेखाएं है। तो ये आपका हल हो गया। इस तरह आप दूसरा लगाइएगा, तीसरा लगाइएगा, उसमें अगर तीनों बराबर आ रहा है समपाती रेखा हो जाएगा। अगर समांतर में एक दूसरे के बराबर है, तीसरे के बराबर नहीं आ रहा है, तो वो आपका क्या है? समांतर रेखा हो जाएगा। ठीक, आगे तरफ बढ़े। संगत असंगत वाला बताए हैं। अगर जो है तीनों बराबर आ रहा है संगत है, अगर तीनों बराबर नहीं आ रहा है तो क्या है? असंगत है। ठीक, और प्रतिच्छेद न तो असंगत है न तो संगत है। ठीक, इसी तरह जो है आपका चौथा, तीसरा है, पांचवा कह रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। बाग की विमाएं मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक, बाग का लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना। एक आयताकार बाग है। ठीक, सॉरी, एक आयताकार बाग है। आयताकार जानते हैं ये है आयताकार, इस तरह बनता है जिसके आमने सामने की क्या हो? भुजाएं बराबर हो। आमने सामने की भुजाएं बराबर, ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर, तो ये आपका आयताकार है। तो आयताकार बाग है। लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। मान लेते हैं चौड़ाई कितना है? x मीटर। कितना? चौड़ाई x मीटर है। लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। इसका मतलब जो है x + 4 हो जाएगा आपका चौड़ाई। तो आयताकार परिमाप का जो है कितना होता है? आयताकार अर्ध परिमाप पूछा है, 36 मीटर दिया है। तो आप क्या करना, तो यहाँ लंबाई और चौड़ाई निकालना है। तो यहाँ सिंपल से लगा देना, आयताकार परिमाप कितना होता है? आयताकार परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में a + b। a मतलब आप क्या है? चौड़ाई मान लो और b आप लंबाई मान लो, या फिर l + b मान लेते हैं। l + b
अच्छा रहेगा। यल आपका क्या है, लंबाई हो जाएगा, बी आपका चौड़ाई। तो अर्ध परिमाप कह रहा है, अर्ध परिमाप का मतलब हो जाएगा 2 से भाग दे देना। अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप मतलब 2 से भाग देंगे तो कितना है, 2 कट जाएगा ऊपर नीचे तो बचेगा यल प्लस बी। तो ये आपका अर्ध परिमाप है। तो यल का मान दिया है कितना, यल का मान यहाँ चौड़ाई x हो गया और लंबाई आपका x प्लस 4 हो गया, जोड़ देना। और अर्ध परिमाप का मान दिया है कितना, 36। आप हल कर दीजिएगा, आ जाएगा आंसर। आगे बढ़े, आगे आपका छठवां है। छठवां आप जो है लगा लीजिएगा, उसमें दो दो समीकरण आपको खुद बनाकर देना है, ठीक। इसके बाद सातवां इंपॉर्टेंट है, आप लगा लीजिएगा। सातवां भी इंपॉर्टेंट है, हम बता दे रहे हैं जो हमने बताया, जैसे ग्राफ विधि से हल कीजिएगा, ठीक। इसके बाद आता है आपका 3.3 में उदाहरण। आप एक भी ना छोड़िएगा, उदाहरण सब लगा लीजिएगा। उदाहरण प्लीज आप उदाहरण सब लगा लीजिएगा, ठीक। 3.3 में आ रहा है प्रतिस्थापन विधि। हाँ दोस्तों, यहाँ पर प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्र गुणन विधि हम एक ही साथ में बता दे रहे हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक। देखिए पहला है आपका प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि का मतलब है दो समीकरण दिया है, दो समीकरण मान लेते हैं। जैसे पहले का पहला x प्लस वाई बराबर कितना है, 14 और x माइनस वाई बराबर 4। तो ये है आपका सवाल। तो प्रतिस्थापन विधि से क्या करना, इसमें समीकरण नंबर 1 और इसे मान लेना समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 से आप क्या निकालना, देखिए x या y का मान निकाल लीजिएगा। x प्लस वाई बराबर 14, तो यहाँ पर x का मान निकालते हैं 14, y को उस बगल ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 14 माइनस वाई। तो ये आपका समीकरण नंबर 3 मान लो। अब समीकरण नंबर मतलब x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो रख दीजिए। x का मान निकालें 14 माइनस वाई, यहाँ रखेंगे, ये है आपका x माइनस वाई बराबर 4। तो x की जगह 14 माइनस वाई और यहाँ पर माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 4। माइनस माइनस जुड़ता है तो 14 माइनस 2y हो जाएगा बराबर 4। और आप पक्षांतर कर दीजिए, माइनस 2y ऐसे ही रहने दीजिए। 14 को उस बगल, 4 माइनस 14 घटा दीजिएगा, माइनस 10 माइनस 2y। तो यहाँ पर माइनस माइनस कट गया, y बराबर जो है 10/2 कर लो, 2 बचे 10। अब y का मान जो है उठाकर समीकरण नंबर 3 में रखने पर, यहाँ देखो हम रख दे रहे हैं अलग से, तो कितना हो जाएगा, x बराबर 14 माइनस वाई। y का मान जो उठाकर समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो y की जगह कितना रखेंगे, y का मान आया है 5, यहाँ 5 रखिए, 14 में से 5 घटा दीजिए, 9 आएगा आपका, x का मान 9 हो जाए। ये है आपका प्रतिस्थापन। मतलब पहले वाले समीकरण से x का मान निकाल कर दूसरे वाले समीकरण में ठेल कर रख दो, आपका जो है एक x या y का मान निकल आएगा। और जो वो मान निकलेगा आप समीकरण नंबर जो है 1 या 2 में रखकर आप निकाल सकते हैं, ठीक। जो आप जिसे माने थे, जिससे आप निकाले थे x बराबर जैसे 14 माइनस वाई, जो समीकरण नंबर 3 बनता है आपका, ठीक। विलोपन विधि में, विलोपन विधि मतलब क्या है, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 को आपस में ऐसा संयोजित करो कि एक दूसरे को क्या हो जाए, गायब हो जाए और एक नया मान निकले, ठीक। देखिए विलोपन विधि से प्रतिस्थापन का मतलब है कि जैसे कोई व्यक्ति, कहीं एक दो व्यक्ति बैठे हैं, ठीक, उनको उठाकर दूसरी जगह रख दो। कोई वस्तु है वहां से उठाकर दूसरी जगह रख दो, या फिर वहां से उठाकर यहां लाकर पटक दो, वही आपका प्रतिस्थापन है। तो हमने समझा दिया, आपको आ गया होगा। दूसरा है आपका विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या होता है समझिए। विलोपन विधि आपका जैसे मान लेते हैं 3 माइनस वाई, 3x माइनस वाई बराबर 3, और इसके बाद है 9x 3y बराबर 9। ये आपका समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2, ठीक। अब समझिएगा, अब इसमें देखिए हमारे पास समय नहीं है, बोर्ड बहुत मतलब जो परीक्षा है बोर्ड की वो बहुत नजदीक आने वाला है, बहुत ज्यादा समय बचा नहीं, 1 महीने समय बचा है, ठीक। आप केयर कीजिए। 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9।
तो ये आपका दो समीकरण है, विलोपन विधि से हल करना है। तो आप करना क्या है, देखिए आपको एक पद समीकरण नंबर 1 में पहला पद उठाइए और समीकरण नंबर 2 में दूसरा ये पहला पद उठाइए, ठीक। तो दोनों बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो दूसरा पद देखते हैं, यदि ये दोनों बराबर है तो फिर हम पहला पद छोड़कर दूसरा पद दे। अगर नहीं बराबर तो करना पड़ेगा कितना, समीकरण नंबर 1 में हम जितना यहाँ 9 है ना, तो जो बड़ा है उसे हम और बड़ा नहीं बना सकते हैं, जो छोटा है उसे हम बड़ा बना सकते हैं। इसलिए समीकरण नंबर 1 में हम क्या करेंगे, 3 से गुणा करते हैं। समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 त्रिका 9x, गुणा होगा तो तीनों होगा, 3y बराबर 3 त्रिका 9, आपका समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 2 व 3 देखिए, समीकरण नंबर 2 व 3 से, समीकरण नंबर 2 व 3 से देखिए 9x लिखेंगे, समीकरण नंबर 2 3y बराबर 9, और समीकरण नंबर 3 9x माइनस 3y बराबर जो है आपका 9। तो यहाँ पर हो जाएगा, अब मिलाइए देखिए तो क्या होता है, यहाँ पर यहाँ 9x है, यहाँ प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पर बोला है कि आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए, लेकिन हम आपको बता रहे हैं विलोपन विधि से, ठीक। यहाँ कितना 9x है, 3 त्रिका 9, ठीक। तो कट जाएगा सब, 0 0 आ रहा है, कितना माइनस, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस से प्लस, और यहाँ माइनस प्लस है माइनस, ठीक। सब के सब कट गया, 0 आ गया, अर्थात इसका जो है x और y का मान जो भी निकलेगा वो 0 0 निकलेगा, ठीक। आगे देखते हैं, दूसरा सवाल हम हल करते हैं। दूसरा जैसे विलोपन विधि से है। अच्छा, हम एक बात बताएं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ये भी आप देख लीजिए। 3.3 में आप जो है तीसरा क्वेश्चन, तीसरे का पहला इंपॉर्टेंट है, ठीक, तीसरे का तीसरा, और तीसरे का आपका दूसरा इंपॉर्टेंट है, जो कह रहा है दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो समपूरक कोण मतलब मान लेते हैं एक जो है कोण x है, दूसरा कोण y है, एक छोटा कोण x है, दूसरा कोण y है, x प्लस y को मिलाकर कितना मान लिया, संपूरक कोण बराबर 180 अंश होता है, ठीक। ये 180 हो गया, और कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण जो है छोटे कोण से, तो मान लेते हैं बड़ा कोण कौन है, x है, और छोटा कोण y है। बड़ा कोण यहाँ लिख दे रहे हैं, बड़ा कोण जो है कितना माने हैं x, और छोटा कोण जो है y है। कह रहा है बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो मतलब छोटा कोण अगर y है तो बड़ा कोण x प्लस 4 हो जाएगा। तो y बराबर कितना यहाँ पर हो जाएगा, x बराबर जो है y प्लस 4। तो मान रख देंगे इसमें 18, सॉरी 4 नहीं 18, ठीक, 18 डिग्री अधिक है। इसमें मान रख देंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेना, उठाकर इसी में मान रख दो, कितना x की जगह रखोगे y प्लस 18 प्लस y बराबर 180, हल कर दीजिएगा। तो y कितना 2y हो जाएगा, 18 उस बगल ले जाइएगा, 180 में से 18 घटा दीजिएगा, तो 0 में से 8 गए, 10 में से 8 गए, 2 आ जाएगा, यहाँ 7 162, 2y, y बराबर जो है 162 बाई 2 कट गया, 2 8 16, 81 अंश आएगा दोस्तों, 81 अंश आएगा, y का मान 81 अंश आएगा, और इसी में रख दो, x का मान निकल आएगा। तो y प्लस 18 था, तो y की जगह 81 रखेंगे प्लस 8, ये 18 सॉरी, तो कितना हो जाएगा 8 1 9, और 8 1 9 99 अंश आ जाएगा x, ठीक। ये आपका निकल आया जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीसरे के 5वां इंपॉर्टेंट है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में जोड़ दिया जाए, दो जोड़ दिया जाए, वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो वह 5/6 हो जाती है। मान लेते हैं अंश और हर जो है x है और y है, ठीक। तो x बटे y आपका भिन्न बन गया, x बटे y में 2 जोड़ दें, 2 x प्लस 2 बटे y प्लस 2 बराबर हो जाएगा 9/11। समीकरण नंबर आपका इसे हल करेंगे तो 1 बनेगा। इसी प्रकार जो है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाएगा, मतलब x प्लस 3 बटे y प्लस 3 बराबर हो जाएगा 5/6। इसे हल करेंगे, समीकरण नंबर 2 बनेगा, और दोनों को समीकरण नंबर 1 वो 2 जो है प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिएगा, x और y का मान निकल आएगा, आपका एक नया भिन्न संख्या बनकर तैयार है, ठीक। 6वां है जैकब की आयु, जो जैसे आपका था इसके पहले हमने लगाया था
आफ्ताब वाला, आफ्ताब का जैसे था उसी तरह जो है सेम टू सेम छठवां है, तीसरे का छठवां। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट आगे चलकर है 3.4 में देखते हैं। 3.4 में आपका है उदाहरण, आपका सबसे इंपॉर्टेंट बता दे रहे हैं, उदाहरण नंबर 12 आप हल कर लीजिएगा, उदाहरण नंबर 12। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3.4 में क्या प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिएगा। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो हम बता रहे हैं। ठीक, आप जरूर लगाइएगा। दूसरे का जो है पहला, दूसरे का पहला और दूसरा ये जरूर लगाइएगा। इसके बाद आपका आता है अगला प्रश्नावली, ब्रज गुणन विधि बता दें दोस्तों। ब्रज गुणन विधि जो है बहुत बार पूछता है ये क्वेश्चन। ब्रज गुणन विधि हम आपको बता दें सबसे आसान आपको आ जाएगा, केवल ट्रिक सीखना है आपको, थोड़ा सा ट्रिक है, आप समझ जाइए क्या है ट्रिक। देखिए ब्रज गुणन मान लेते हैं ax है, ax प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये पहला समीकरण मान लेते हैं क्या, पहला। दूसरा मान लेते हैं, या इसी को 1 1 मान लेते हैं, a1 और b1 c1। दूसरा मान लेते हैं a2x प्लस b2, सॉरी यहाँ y रहेगा। ठीक, b1 y और b2 जो है y प्लस c2। ये आपका बनकर तैयार हो गया समीकरण। तो समीकरण नंबर ऐसे दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण दिया रहेगा, आपको कहेगा ब्रज गुणन विधि से x और y का मान ज्ञात कीजिए। आप क्या करेंगे, देखिए सबसे बढ़िया से समझिएगा आप, क्या है कि समीकरण नंबर 1 और 2 को हम ब्रज गुणन विधि क्या लगा रहे हैं, ब्रज गुणन विधि ये सबसे सरल भी है और सबसे अच्छा भी है। देखिए हम करते क्या है इसमें, केवल समझिए, हम पहला पद को x वाला a1x और a2x समीकरण 1 और 2 दोनों में पहला x ना, तो x वाले को x हम लिखते हैं, सबसे पहले x लिखेंगे और इसे ऐसे बंद करो अपने हाथ। बंद करने का तरीका हो गया। अब जो इन चारों में जो अचर पद है और जो चर पद है उसे हम लिख लेते हैं। देखिए y का गुणांक b1, इसे बटे कीजिए, y का गुणांक कितना समीकरण नंबर 1 में b1, यहाँ b1 लिखिए, और y दूसरे समीकरण में y का गुणांक b2, तो b2 यहाँ लिख लीजिए। इसके बाद जो इधर है अचर पद c1 और c2, इस तरह आप लिख लीजिए, बराबर कीजिए। अब फिर आप क्या करें, बीच वाला ऐसे बंद करें, बीच वाला बंद करें, जो बंद करें वो y वाला बंद किया है, तो y यहाँ क्या करेंगे, y लिखो और पूरा बटे लगाओ, क्या लगाओ, बटे लगाओ, तो आपका ये इस तरह बटे। तो अब क्या सीरियल वाइज ऐसे जा रहे हैं, ऐसे फिर ऐसे वापस आएंगे, मतलब इस तरह गए ऐसे वापस आना है, तो इस तरह ऐसे जाना है। ठीक, तो C1 ऐसे जा रहे हैं, तो आप बीच वाला बंद किए, C1 C2 C1 C2, तो जा कैसे रहे, वापस फिर ऐसे जाएंगे, तो बच्चे इधर क्या आ रहा है A1 A2 A1 A2, ये हो गया, बराबर फिर लगाएंगे। अचर पद में गुणांक कितना, 1 1 होता है, गुणांक कितना होता है, 1 1 होता है, तो यहाँ लिखेंगे 1 बटे C1 C2, ये आप बंद किए हैं, C1 और C2 बंद कर लो, फिर ऐसे, फिर इधर से जहां यहाँ पहुंचे थे A1 A2 A1 A2, फिर B1 B2 B1 B2, ये आपका ब्रज गुणन विधि बनकर तैयार। अब क्या करना है आपको, नॉर्मल में कुछ नहीं करना, x बटे त्रिया गुणा, इस तरह इसका इधर इधर त्रिया गुणा कर दो, त्रिया गुणा, ये देखो ऐसे तिरछा गुणा कर दीजिए। तो गुणा करेंगे b1 का गुणा c2 में, c2 बीच में क्या लगाएंगे माइनस c1 b2 बराबर, इस तरह y बटे c1 है और a2 गुणा हो जाएगा, a2 माइनस c2 a1 a1 c2 बराबर 1 बाई a1 और b2 माइनस b1 a2, ये आपका बनकर तैयार। अब हल करेंगे तो क्या आएगा, मान लेते हैं संख्या आया, मान लेते हैं ऐसे हल करेंगे, इसे दोनों गुणा करेंगे तो क्या घटाने पर क्या आ गया, मान लिया घटाने पर आ गया x बटे 3 आ गया बराबर y बटे 4 आ गया बराबर 1 बटे 2 आ गया, ये आ गया आपका आंसर। तीनों को हल करने पर मतलब इसका गुणा करेंगे घटा लेंगे, गुणा करेंगे घटा लेंगे। ठीक, तो मान लिया ऐसे आ गया। अब कह रहा है कि y x और y का मान ज्ञात, हम क्या करेंगे एक बार इसे उठाकर इसके बराबर करेंगे। ठीक, तो बराबर करेंगे तो x बटे 3 बराबर 1 बटे 2, तो यहाँ हल कर देते हैं x बटे 3 बराबर 1 बटे 2, तो इसे 3 का गुणा यहाँ कर तो x बराबर हो जाएगा 3 1 3 3 बटे 2, ये आपका आंसर आएगा। फिर पुनः क्या करेंगे y बटे 4 बराबर करेंगे 1 बटे 4, y बटे 4 बराबर 1 बटे 2। ठीक, 4 का गुणा यहाँ करेंगे 4 बटे 2 कट गया,
y बराबर 2 आ गया। ये आपका आंसर है। यदि इसी तरह तीनों बराबर आ जाए, तीनों संख्या मान बराबर आ जाए, तो आप जो है वहां पर संगत कह सकते हैं। ये भी आपका है। इस तरह आपका वृज्ज गुणन विधि समाप्त होता है। और जो जो इम्पोर्टेंट है हम बता दे रहे हैं कौन सा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा में आएगा उसे आप जरूर हल कीजिएगा। 3.5 में जो है आप क्या करेंगे, उदाहरण में भी एक दो है, 14वां उदाहरण आप लगा लीजिएगा। ठीक, इसके बाद 3.5 में आ जाइए। 3.5 में आपका जो है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चौथे का दूसरा, चौथे का पांचवा, चौथे का जो है आप बस इतना ही, दूसरा और पांचवा चौथे का 3.5 में, 3 प्रश्न वाले 3.5 में। ठीक, इस तरह आप हल कर लीजिए। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि सबसे अच्छे, यहाँ पर एक बार देख लीजिए 19वां उदाहरण आप जरूर हल कीजिएगा, नाव की धारा वाला। और नाव वाला मैं बता दे रहा हूँ, सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखिए क्या करना है, कुछ नहीं, जैसे कह रहा है कि एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल जा रही है। जैसे नदी है, मान लो ये नदी है, ठीक, और हम नदी में क्या है, तैरने वाले हैं। हम नाव है, नदी है, और हम क्या करें, धारा की प्रवाह इधर साइड है, इस साइड है, और हम क्या करें, जब नदी के साइड जाएंगे तो नदी का चाल और हमारा चाल दोनों के, हम मान लेते हैं अपना चाल x है, मतलब नाव की चाल x है, और धारा की चाल क्या है, y है। तो जब धारा के मतलब अनुकूल जाएंगे, मतलब उसकी दिशा में, तो दोनों का चाल कितना हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक, तो कितना समय लगा, कह रहा कि कितना किलोमीटर गए, बोला कि कितना 44 किलोमीटर, अनुकूल में 44 किलोमीटर, और वापस आए कितना, वही वापस आए प्रतिकूल में, तो x माइनस वाई हो जाएगा, मतलब x माइनस वाई, तो कितना 30 किलोमीटर। अब हो गया, टोटल समय कितना लगा, 10 घंटे। कितना लगा, 10 घंटे। तो आपका पहला समीकरण बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक, उसी तरह फिर कह रहा है कि 13 घंटा लगता है, सवाल कह रहा है 13 घंटा लगता है, और प्रतिकूल में 40 किलोमीटर, मतलब x माइनस वाई 40 किलोमीटर दूरी हो गया, 40 बटे x माइनस वाई हो गया। फिर कह रहा है अनुकूल x प्लस वाई कितना किलोमीटर, 55 बटे x प्लस वाई बराबर कितना, दोनों को मिलाकर कितना समय ले रहा है, 13 घंटे लग रहा है। तीसरा आपका समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक, सबसे आसान है। इसके बाद आता है आप जो है उसमें समय बराबर दूरी बटे चाल, सबको आता है, दूरी दिया है, आप चाल निकाल लीजिए, समय अपने आप निकल जाएगा। ठीक, तो क्या है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने बता दिया, कुछ और बचे हैं 3.6 में, प्रश्नावली 3.6 में आप देख लीजिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर हल कीजिएगा, चाहे जहां से देखकर, चाहे नोट्स बनाए होंगे उसमें से कुछ भी करके आप देख लीजिएगा। ये ठीक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा है जो परीक्षा में पूछता है। ठीक, कौन सा है 3.6 में, दूसरे का पहला, दूसरे का तीसरा, दूसरे का पहला और दूसरे का तीसरा। ठीक, इसमें दूसरे का पहला क्या है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में, अभी जो हमने नाव वाला जैसी कहानी बताया ना, सेम ऐसे ये भी है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर जा रही है, तैर सकती है, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में जो है 4 किलोमीटर तैर सकती है। स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल, माना जो है तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल y किलोमीटर मान लेते हैं, और जब ऋतु अनुकूल जाएगी तो x प्लस वाई हो जाएगा, x प्लस 2y में 20 किलोमीटर जाएगी, कितना 2 घंटे 20 किलोमीटर जाएगी, तो x प्लस आपका हो जाएगा कितना 20 बटे x प्लस वाई बराबर कितना 2 घंटे में। इस तरह आपका समीकरण नंबर निकल आएगा 2x प्लस 2y बराबर कितना 20, 2 से कट जाएगा सब, x प्लस वाई बराबर कितना 10। तो ये आपका समीकरण नंबर 1 निकल आया। उसी तरह जो है फिर जो है ऋतु 2 घंटे में 4 किलोमीटर जा सकती है, कितना 2 घंटे में 4 किलोमीटर तय कर सकती है। तो यहाँ पर x प्लस जो है वाई बराबर कितना 4 घंटे में 4 किलोमीटर जाएंगे, कितना 2 घंटे में, कितना हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर कितना 4 हो जाएगा। तो यहाँ निकलेगा, हल करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 2 घंटे। समीकरण नंबर 2 आपका, समीकरण नंबर 1 और 2 से आप हल कर लीजिएगा। ठीक, यहाँ प्रतिकूल जाएगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ गलती हो गई है। ठीक, प्रतिकूल है तो आप x माइनस वाई बराबर 2 आ गया, तो यह समीकरण। और दूसरे का तीसरा रूही वाला जो है, रूही वाला आपका प्रश्न है, जो रेलगाड़ी जो है जाती है रूही 300 किलोमीटर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा, कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। ये क्वेश्चन आप जरूर हल कीजिएगा। ठीक, आपका ये जो है चैप्टर क्लोज होता है।
आप लापरवाही न करें एकदम। मेरी तरफ से आप मेरी बात पर मानिए, जो जो हमने बताया जो क्वेश्चन, आप उतना ही क्वेश्चन इस चैप्टर में हल कीजिए, उसमें से जरूर आएगा आपका, जरूर आपका फंसेगा बोर्ड में, आपके बोर्ड पेपर में। ठीक, अब इसके बाद हम मिलते हैं अगले वीडियो में, आपका अगला चैप्टर बनाएंगे। अगला चैप्टर जो भी होगा उसमें से हम बताएंगे कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप 11 चैप्टर है, 11वां चैप्टर का हमने जो है पूरी तरह से आपका निचोड़ बता देंगे, कौन सा प्रश्न आएगा कौन सा नहीं आएगा, आप वही पढ़िएगा। ठीक, धन्यवाद, एसकेसी विद्याकुल की तरफ से। ठीक, ओके, धन्यवाद।